हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद आदित्य यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम सिलोजिज्म के टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज हम एसबीआई पीओ प्री के 2019 में पूछे गए सवालों पे डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें ज़्यादातर ओनली और ओनली सम को हम ओनली अ फ्यू भी कहते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इस तरीके के सवाल पूछे गए थे, मतलब कभी आपको स्टेटमेंट में, कभी आपको कंक्लूजन में ऐसे सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे। ठीक, आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक क्विज की लिंक मिलेगी। अब ये क्विज क्या होता है? क्विज ऐसा होता है ये दोस्तों कि टेलीग्राम पे जो सवाल आज हम डिस्कस करने वाले हैं उनका एक क्विज बना हुआ है। तो इस क्विज को एक बार जरूर अटेम्प्ट कर लीजिए। उसमें टाइम लिमिट है, तो टाइम लिमिट में पता चलेगा कि आप एक दिए गए टाइम लिमिट के अंदर सिलोजिज्म के सवाल कितने अच्छे तरीके से बना सकते हैं। मतलब आपकी एक सिलोजिज्म की प्रैक्टिस हो जाएगी और एक कंपटीशन का भी आपको अंदाजा हो जाएगा, क्योंकि और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस क्विज को दिया हुआ है। तो अगर आप इस क्विज को देते हैं तो आपको पता चलेगा कि कंपटीशन में आपकी पोजीशन क्या है। मुझे उम्मीद है आपने क्विज एक बार अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं आज के सवालों के सॉल्यूशंस के साथ। पहला सवाल आपके सामने ये रहा। देखिए, सिलोजिज्म के सवालों को अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए। सबसे पहली चीज, आप स्टेटमेंट पढ़िए और स्टेटमेंट के बेसिस पे आप अपना वेन डायग्राम बना लीजिए। ठीक, जैसे ही आपका वेन डायग्राम बन गया, आपका वेन डायग्राम इतना परफेक्ट बनना चाहिए कि अगली बार आपको स्टेटमेंट की तरफ देखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, दूसरा स्टेप ये होता है कि इस वेन डायग्राम को देख के, इस वेन डायग्राम के बेसिस पे आप कंक्लूजन चेक करेंगे और ऑप्शंस टिक करेंगे। बस इतना ही करना रहता है। सिलोजिज्म के सवाल ऐसे होते हैं जिसमें समय कम लगता है, नंबर ज़्यादा मिलते हैं। अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी कर ली तो 5 नंबर तो आपके पक्के समझिए। शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ में। ओनली अ फ्यू टीचर आर मेल। जनरली इसका वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं लोग, ये देखिए। ओनली अ फ्यू टीचर आर मेल कहा गया है, तो ये भैया एक टीचर बना लिया और ये मेल बना दिया, दोनों को इंटरेक्ट करा दिया। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, एक गलती है। देखिए, ओनली अ फ्यू का मतलब क्या हुआ कि भाई टीचर ने एक बाउंड्री स्पेसिफाई कर दी। टीचर क्या बोल रहा है कि भाई हमारा ये वाला जो पोर्शन है, हम मेल को इतने ही पोर्शन में अलाउ कर रहे हैं। जो इनका इंटरसेक्शन आपको दिख रहा है ना, इतने में ही मेल आ सकता है। इसके अलावा जो पोर्शन है ये वाला, इसमें मेल नहीं आएगा। मतलब इसे आप कुछ इस तरीके से समझ लीजिए, जैसे आप एग्जामिनेशन देते हैं, एग्जामिनेशन में कोटा होता है। भाई कोई रिजर्व्ड कोटा हो गया, तो ये रिजर्व्ड कोटा की तरह है ये वाला। इस रिजर्व्ड कोटा में मेल कैंडिडेट नहीं आ सकते। समझ में आई बात? तो क्या ये वेन डायग्राम इस चीज़ को क्लियरली दिखा रहा है क्या? भाई मुझे तो ये वेन डायग्राम देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि सम टीचर आर मेल या फ्यू टीचर आर मेल दिख रहे हो, है ना। तो इस वेन डायग्राम में थोड़ा सा हम अमेंडमेंट करेंगे, जिससे कि ओनली अ फ्यू टीचर आर मेल आपको बिल्कुल सही सही दिख जाएगा। आपको क्या करना है भाई, टीचर क्या करेंगे, टीचर अपने दोनों हाथों से मेल के ऊपर में एक बाउंड्री बना देंगे, रोक के रखेंगे कि आपके लिए हमने जितना पोर्शन स्पेसिफाई किया है आप उतने में ही रहिए। आप चाहें तो पूरा का पूरा मेल इसके अंदर आ जाइए, उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। लेकिन ये वाला जो पोर्शन है, इसमें मेल को आने की कोई परमिशन नहीं है। तो उसे किस तरीके से बनाएंगे, ये देखिए। ये मैंने 2 लाइन्स खींच ली हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये बाउंड्री वाला पोर्शन कभी भी मेल से इंटरेक्ट नहीं करेगा। समझ में आई बात? इतना एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत क्या है? इतना एक्सप्लेनेशन सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जनरली ऐसे वेन डायग्राम बनाने में गड़बड़ी हो जाती है और एग्जामिनेशन में आपके ऊपर टाइम प्रेशर रहता है। कहीं भी एक चूक और गलती से आपने गलत आंसर मार्क कर दिया और आपके नंबर चले गए, नेगेटिव हो गए, तो वो आपके लिए बड़ा ही दुखदायी हो जाएगा। अगला स्टेटमेंट क्या कर रहा है, ओनली फ्यू मेल्स आर बॉयज। ये देखिए, ओनली फ्यू मेल्स आर बॉय बहुत सिंपल है, सम मेल्स आर बॉय, इस तरीके से आप बना लीजिए। ठीक है, इतना बनाने के बाद आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आपको स्टेटमेंट देखने की जरूरत नहीं है। वेन डायग्राम देखेंगे, कंक्लूजन देखेंगे, देखेंगे क्या सही है क्या गलत है। ऑल टीचर्स बीइंग मेल इज अ पॉसिबिलिटी। क्या सारे के सारे टीचर मेल हो सकते हैं? क्या नहीं हो सकते? अभी मैंने आपको पूरी कहानी सुनाई थी कि ये वाला जो रिजर्व्ड पोर्शन है, जो टीचर ने रोक के रखा है, ये कभी भी मेल नहीं हो सकता। इसका मतलब ये वाला कंक्लूजन तो गलत हो गया। ऑल टीचर्स बीइंग बॉय इज अ पॉसिबिलिटी। टीचर और बॉय के बीच में कुछ ऐसा बाउंडेशन है क्या? भाई टीचर और बॉय के बीच में तो कोई बाउंडेशन नहीं है। बॉय का सिर्फ इतना आपको इंफॉर्मेशन दी गई है कि तुम बॉय को किसी भी तरीके से बनाओ, वो मेल के साथ में इंटरेक्ट करना चाहिए। मतलब आप चाहे तो बॉय को ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? बिल्कुल नहीं। अगर हम इस तरीके से बनाते हैं तो सारे के सारे टीचर बॉय के अंदर आ जाते हैं और ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। मतलब ये हमेशा तो ट्रू नहीं रहेगा, लेकिन ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसका मतलब आपका जो सेकेंड कंक्लूजन है वो ट्रू हो गया। समझ में आई बात? आप कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? ओनली कंक्लूजन 2 इज ट्रू। मुझे उम्मीद है जो चीज़ें मैंने आपको समझाने की कोशिश की, इस वेन डायग्राम में जो अमेंडमेंट हमने करने की कोशिश की, वो चीज़ आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए,
स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ऑल कार्स आर टॉयज। ऑल कार्स आर टॉयज का मतलब क्या हुआ कि जो भी कार है वो टॉय के अंदर ही है, टॉय के बाहर कोई भी कार नहीं है। सम टॉयज आर लैम्प्स, कुछ टॉय लैम्प है। ठीक, इस तरीके का कुछ वेन डायग्राम बनेगा। ये देखिए इस तरीके से मैंने वेन डायग्राम बना लिया। वेन डायग्राम बनाने के बाद कंक्लूजन पढ़िए। ओनली अ फ्यू कार्स आर लैम्प। एक डेफिनेट कंक्लूजन लिखा हुआ है। डेफिनेट कंक्लूजन का मतलब ये चीज़ आपको वेन डायग्राम में दिखनी ही चाहिए, हर समय ये चीज़ पॉसिबल होना चाहिए। ओनली अ फ्यू कार्स आर लैम्प, कार और लैम्प के बीच में तो हमें कोई लिंक ही नहीं दिख रहा, तो क्या ये कंक्लूजन ट्रू होगा? ये कंक्लूजन फॉल्स हो जाएगा। सम कार्स आर नॉट टॉयज, पूरी की पूरी कार टॉय के अंदर ही है, तो कोई ऐसी कार हो सकती है कि जो टॉय ना हो? नहीं हो सकती, मतलब सेकंड कंक्लूजन भी फॉल्स हो जाएगा। समझ में आई बात? ऑप्शन आप कौन सा टिक करेंगे? ऑप्शन डी आपको टिक करना चाहिए, नाइदर कंक्लूजन वन नॉट टू इज ट्रू। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ऑल टेलीग्राम्स आर स्टैम्प, ये मैंने टेलीग्राम बनाया और सारे के सारे टेलीग्राम स्टैम्प है। ऑल मोबाइल आर टेलीग्राम, ये मैंने मोबाइल बनाया जो टेलीग्राम के अंदर है। ठीक, एक बेटर रिप्रेजेंटेशन आपको मैं इसका दिखा रहा हूँ, मोबाइल टेलीग्राम के अंदर और टेलीग्राम पूरा का पूरा स्टैम्प्स के अंदर। अब देखते हैं कंक्लूजन क्या कह रहे हैं। ओनली अ फ्यू टेलीग्राम्स आर मोबाइल, कुछ ही टेलीग्राम मोबाइल हैं। क्या ये हमेशा ट्रू होगा? क्या नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि पूरा का पूरा टेलीग्राम श्रिंक होके मोबाइल बन जाए। मतलब मोबाइल को टेलीग्राम के अंदर रहना है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि टेलीग्राम मोबाइल के जितना ही बड़ा हो, उससे बड़ा ना हो। तो ओनली अ फ्यू का मतलब क्या हो गया कि कुछ टेलीग्राम ऐसे हैं जो मोबाइल नहीं हो सकते। भाई ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि ओनली अ फ्यू टेलीग्राम्स आर मोबाइल ही हो। समझ में आई बात? इसलिए ये वाली चीज़ गलत हो जाती है। सम स्टैम्प्स आर टेलीग्राम, आप वेन डायग्राम देखेंगे आपको सीधे सीधे पता चल जा रहा है कि कुछ स्टैम्प टेलीग्राम तो हैं ही, क्योंकि टेलीग्राम स्टैम्प का हिस्सा है, तो सम स्टैम्प आर टेलीग्राम ट्रू है। अच्छा, किसी के मन में ये डाउट आएगा कि सर जैसे आपने अभी बोला कि टेलीग्राम श्रिंक होके मोबाइल हो सकता है, तो स्टैम्प भी तो श्रिंक होके टेलीग्राम हो सकता है, तो फिर उस कंडीशन में तो आपको ये बोलना चाहिए कि ऑल स्टैम्प्स आर टेलीग्राम। भैया ऑल स्टैम्प आर टेलीग्राम में आपकी बात मानिए, ये चीज़ हो सकती है। अगर ऑल स्टैम्प आर टेलीग्राम भी हो जाए तब भी तो हम ये बोल सकते हैं कि सम स्टैम्प आर टेलीग्राम। क्या आपको ये चीज़ समझ में आ रही है? भाई अगर सारे के सारे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे 12वीं में ही पढ़ते हैं, तो आप ये भी तो बोल सकते हैं कि स्कूल में पढ़ने वाले कुछ बच्चे 12वीं में पढ़ते हैं। ये गलत थोड़ी ना होगा, ये तो ट्रू ही होगा ना। इसका मतलब क्या हुआ? आपको कौन सा कंक्लूजन टिक करना चाहिए? ओनली कंक्लूजन टू इज ट्रू, क्योंकि पहला आपका फॉल्स आ गया, दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ फ्यू डक्स आर बर्ड, ये मैंने डक बनाया, ये मैंने बर्ड बनाया, जैसे सम बनाते हैं वैसे ही। ओनली बर्ड्स आर एग, अब यहाँ पे इस चीज़ को समझिए, ओनली का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। जनरली कुछ लोग क्या करते हैं, ओनली और ऑल को सेम समझ लेते हैं, गड़बड़ी कर लेते हैं, बोलते हैं कि ओनली ए आर बी लिखा हुआ है तो उसे आप ऑल बी आर ए कर लीजिए और उस तरीके से बना लीजिए, जबकि ऐसा नहीं होता दोस्तों। ओनली बर्ड्स आर एग का मतलब ये होता है कि जो बर्ड है एग उसके अंदर ही रहेगा, और एग बर्ड के अलावा किसी और से इंटरेक्ट नहीं करेगा। समझ में आई बात? ये जो मैंने डायग्राम बनाया, ऑल का भी डायग्राम ऐसा ही बनता है, तो जनरली लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, ओनली के लिए एक थोड़ा सा डिफरेंट डायग्राम बनाते हैं। देखिए मैंने आपको क्या बोला कि एग बर्ड के अंदर ही रहेगा, लेकिन वो बर्ड के अलावा किसी और से इंटरेक्ट नहीं करेगा। इसीलिए मैंने सर्कल की जगह पे स्क्वायर बनाया है, ताकि इसके चार कोने जो हैं वो पोक करे किसी और को। मतलब अगर डक इससे इंटरेक्ट करने को आ रहा है तो ये इसे पोक करके दूर भगा दे कि भैया मैं तुम्हारा हिस्सा नहीं बन सकता, मैं खाली बर्ड के अंदर ही रहूँगा। क्या ये कहानी आपको समझ में आई? ठीक, इतना बनने के बाद आगे कंक्लूजन देखिए। ऑल बर्ड बीइंग एग इज़ अ पॉसिबिलिटी, क्या सारी की सारी बर्ड एग हो सकती हैं क्या? एक बार देखने से तो ऐसा लगता है कि यार क्यों नहीं हो सकती, बिल्कुल बर्ड श्रिंक होके इतनी आ जाए कि एग के बराबर हो जाए। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि यार बर्ड का कुछ हिस्सा डक के साथ में लिंक कर रहा है ना। और क्योंकि यहाँ पे ओनली लिखा हुआ है, तो हमें ये भी पता है कि जो हिस्सा डक का है वो एग के अंदर नहीं आ सकता, ये एग से इंटरेक्ट नहीं कर सकता। तो अगर पूरी की पूरी बर्ड एग हो जाएंगी, एग के बराबर हो जाएंगी, तो ये वाला हिस्सा एग से इंटरेक्ट करेगा, इसलिए कंक्लूजन वन फॉल्स हो गया। समझ में आई बात? अगर नहीं समझ में आई तो एक बार दोबारा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ऑल बर्ड्स बीइंग एग इज अ पॉसिबिलिटी,
अगर सारी की सारी बर्ड एग होंगी तो जो डक का हिस्सा बर्ड में है वो भी एग के अंदर आ जाएगा। लेकिन क्योंकि ओनली बर्ड्स आर एग लिखा हुआ है और मैंने आपको बताया कि एग बर्ड के अलावा और किसी से इंटरेक्ट नहीं करेगा, मतलब ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये वाली जो पॉसिबिलिटी है ये कभी भी नहीं हो सकती। समझ में आई बात? ऑल डक्स बीइंग एग इज पॉसिबिलिटी, ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, क्योंकि जहाँ पे ओनली आ गया इसका मतलब ये है कि एग सिर्फ बर्ड ही हो सकता है, बर्ड के अलावा एग किसी से इंटरेक्ट नहीं करेगा, फिर वो पॉसिबिलिटी भी नहीं होगी। जब दोनों कंक्लूजन आपके गलत हो गए तो आप कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? ऑप्शन डी, नाइदर कंक्लूजन वन नॉर कंक्लूजन टू इज ट्रू। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। देखिए, ओनली अ फ्यू चार्ट आर टर्बाइन, ओनली अ फ्यू टर्बाइन आर पोर्स, ओनली अ फ्यू पोर्स आर फैन। सब में ओनली अ फ्यू मतलब ओनली सम वाला ये क्वेश्चन आ गया। इसका वेन डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा कि भाई चार्ट ने इतना पोर्शन रेस्ट्रिक्ट करके रखा है, इसमें टरबाइन नहीं आएगा, टरबाइन ने भी सिमिलरली इतना पोर्शन रेस्ट्रिक्ट करके रखा है, इसमें पोर्स नहीं आएंगे, और पोर्स ने भी इतना पोर्शन रेस्ट्रिक्ट करके रखा है, इसमें फैंस नहीं आएंगे। समझ में आई बात? ये आपका वेन डायग्राम बन गया। वेन डायग्राम के बेसिस पे कंक्लूजन देखते हैं और देखते हैं कि वो कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। सम फैन इज चार्ट इज अ पॉसिबिलिटी। भाई कुछ फैन चार्ट हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि फैन और चार्ट के बीच में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो इनके मिलने का पॉसिबिलिटी तो है, इसलिए पहला कंक्लूजन आपका ट्रू हो जाता है। ऑल फैन आर टर्बाइन, देखिए ये एक डेफिनेट कंक्लूजन बोल दिया, मतलब डेफिनेट कंक्लूजन ऐसी चीज़ है जो हर कंडीशन में आपको दिखनी चाहिए। आपके वेन डायग्राम में ये दिख रहा है क्या? ये सारे के सारे फैन टर्बाइन के अंदर है, ये फैन अलग से है, ये टर्बाइन अलग से है, ये चीज़ तो दिख ही नहीं रही, मतलब ये फॉल्स हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ पहला कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, ओनली कंक्लूजन वन इज ट्रू, आपको फर्स्ट वाले पे टिक करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ऑल बीचेज आर डेल्टा, ऑल डेल्टा आर कुशन। भाई अभी हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें ये इस दोनों टाइप का स्टेटमेंट तो आ रहा था, मतलब ऐसा हमने डायग्राम बनाया था। इसमें एक और चीज़ दिया है कि नो कुशन इज वेव। ठीक है, तो इसका वेन डायग्राम हम बना लेते हैं। ये हमने वेन डायग्राम बना लिया कि जितनी बीचेस हैं वो डेल्टा के अंदर हैं, डेल्टा कुशन के अंदर है, और कुशन का कोई भी पार्ट या कुशन वेल से बिल्कुल भी एक कुशन वेव से बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं करेगा, कुशन और वेव में कोई भी संबंध नहीं हो सकता। ठीक है, कंक्लूजन्स क्या बोल रहे हैं? सम बीचेस कैन बी वेव। देखिए वेन डायग्राम देख के समझ में आ रहा है कि कुशन का कोई भी पार्ट वेव से इंटरेक्ट नहीं करेगा, मतलब वेव का हिस्सा नहीं बन सकता, तो बीच भी तो कुशन का एक पार्ट ही है, ये इससे इंटरेक्ट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। पहला कंक्लूजन गलत हो गया। नो डेल्टाज इज वेव, डेल्टा भी कुशन का एक पार्ट ही है, तो जब कुशन का कोई भी हिस्सा वेव से इंटरेक्ट नहीं करेगा तो क्या डेल्टा करेगा? क्या नहीं करेगा। वही तो कंक्लूजन में कह रहा है कि नो डेल्टा इज वेव, मतलब कंक्लूजन टू सही है, कंक्लूजन वन गलत है। कौन सा ऑप्शन आप टिक करेंगे? ऑप्शन बी, ओनली कंक्लूजन टू इज ट्रू। समझ में आई बात? दोस्तों कहीं पेस ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, कहीं आपको कुछ कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा है? अच्छा, ये जो वेन डायग्राम्स मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से वेन डायग्राम बना लेंगे, ऐसे सवाल कर लेंगे, अगर इसमें आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो नीचे मैं आपको एक अनअकैडमी का कोर्स मेंशन कर देता हूँ जो बिल्कुल फ्री है, उसके लिए आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं। पूरा कोर्स बिल्कुल बेसिक से है, मतलब कोई एक नया बंदा जिससे सिलोजिज्म के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, वो भी अगर सिलोजिज्म सीखना चाहें तो एक स्टोरी के फॉर्म में मैंने पूरा सिलोजिज्म पढ़ाने की कोशिश की है, और उसमें आपको 5-6 प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे जिसमें ओनली अ फ्यू हर टाइप के सवाल आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपको सिलोजिज्म में कोई डाउट आता है तो उस कोर्स को ज़रूर अटेम्प्ट कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक आपको मेंशन कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ओनली अ फ्यू एसेस आर क्लब, नो क्लब इज जैक, ओनली अ फ्यू जैक आर डायमंड। मतलब सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा? ओनली अ फ्यू एसेस आर क्लब, ये मैंने एसेस बनाया और ये क्लब बनाया, इन दोनों के बीच में इस तरीके से लिंक कर दिया। नो क्लब इज जैक, ये क्लब और जैक को इस तरीके से मैंने बना लिया कि क्लब और जैक के बीच में कोई लिंक नहीं है। ओनली अ फ्यू जैक आर डायमंड। अब जैक जो है उसने भी डायमंड के ऊपर में एक बाउंडेशन लगा दिया कि भैया आपको जितना पोर्शन दिया गया है उसके बीच में ही आइए, उससे ज़्यादा अपना बढ़ने की कोशिश मत कीजिए। वेन डायग्राम आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा। वेन डायग्राम को ध्यान से देख लीजिए, आपने जो वेन डायग्राम बनाया है उससे कंपेयर कर लीजिए, कहीं भी कुछ ऊपर नीचे 19-20 तो नहीं है। कंक्लूजन पढ़ते हैं। सम डायमंड आर एसेस,
डेफिनेट कंक्लूजन बोला है दोस्तों। क्या ये चीज़ आपको दिख रही है कि कुछ डायमंड एसेस है, ये रहा डायमंड, ये रहा एसेस, दोनों के बीच में कोई लिंक नहीं, पहला कंक्लूजन गलत। सम एसेस आर जैक, डेफिनेट कंक्लूजन, एसेस और जैक के बीच में कुछ लिंक दिख रहा है क्या, ये एस है ये जैक है, कोई लिंक नहीं, दूसरा कंक्लूजन गलत। ऑप्शन डी आप टिक करेंगे, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 इज ट्रू। सिलोजिज्म बहुत ही ईजी होता है दोस्तों, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है बहुत कम समय में 5 नंबर आप आराम से बैंकिंग में तो स्कोर कर ही सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सम एप्पल आर बनाना, कुछ इस तरीके से बनेगा, सम एप्पल आर बनाना। नो बनाना इज डेट, ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ये बनाना है ये डेट है, इसके बीच में कोई लिंक नहीं। समझ में आई बात? ये हमारा वेन डायग्राम इस तरीके से रेडी हो गया। वेन डायग्राम के बेसिस पे कंक्लूजन चेक करते हैं। देखिए ये जो सवाल है इसमें आपको स्टेटमेंट्स तो बड़े सिंपल से दिए थे, कंक्लूजन बड़े अच्छे दिए हुए। कंक्लूजन देख के उन्हें समझने की कोशिश कीजिए और ये देखिए कि कौन से सही हैं कौन से नहीं हैं। सम डेट आर नॉट एप्पल इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ डेट एप्पल नहीं है इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अभी जो मैंने वेन डायग्राम बनाया है उसमें आपको ये दिख रहा है कि डेट का कोई भी पोर्शन एप्पल से इंटरेक्ट नहीं कर रहा। तो जब कोई भी नहीं कर रहा तो सम डेट आर नॉट एप्पल इस पॉसिबिलिटी को आप ट्रू मानिए, क्योंकि ये चीज़ पॉसिबल है। पॉसिबिलिटी हर चीज़ है, एप्पल और डेट के बीच में कुछ भी पॉसिबल हो सकता है कि डेट एप्पल के अंदर चला जाए पूरा का पूरा, है ना। तो पहला कंक्लूजन आपका ट्रू हो गया। ऑल एप्पल कैन नेवर बी डेट, इस चीज़ को ध्यान से देखिए। जब हमने ये बात की कि एप्पल और डेट के बीच में हर चीज़ पॉसिबल है तो लोगों को ये लगे कि ये एप्पल पूरा का पूरा डेट के अंदर भी तो आ सकता है। ये चीज़ नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है, उसके पीछे एक रीज़न है कि एप्पल और बनाना के बीच में थोड़ा सा लिंक है, ठीक। और बनाना का कोई भी पार्ट कभी भी डेट नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एप्पल का ये वाला जो पोर्शन है जो बनाना के साथ में लिंक्ड है वो कभी भी डेट नहीं हो सकता, मतलब पूरा का पूरा एप्पल डेट कभी भी नहीं हो सकता। तो ऑल एप्पल कैन नेवर बी डेट, ये चीज़ बिल्कुल सही कही गई है, मतलब कंक्लूजन 2 बिल्कुल सही है। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 दोनों ही ट्रू है। आपको ऑप्शन ई टिक करना चाहिए। मुझे उम्मीद है जो आज हमने सवाल लिए सिलॉजिज्म के ये आपको समझ आए होंगे। आपको ये समझ में आया होगा कि एसबीआई पीओ प्री में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं सिलॉजिज्म में। आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। कई बार लोग पीओ का पेपर है बोल के डर जाते हैं। जिन्हें सिलॉजिज्म में दिक्कत आती है उनके लिए मैंने कोर्स स्पेसिफाई कर दिया डिस्क्रिप्शन में, उसे ज़रूर चेक कीजिए। और कोई भी आपको डाउट है तो नीचे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। अपने क्वेश्चन आप डाउट उसमें आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछेगा। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया, जो तरीके मैंने बताया ओनली अ फ्यू को कैसे हम शो कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपना कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं और सिलॉजिज्म में किस तरीके से हम जल्द से जल्द बहुत कम समय में मार्क्स गेन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आगे जितने भी बैंकिंग से या एसएससी से रिलेटेड वीडियोस मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। थैंक्स फ्रेंड, आज का वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।